हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। क्लास 12 की इकोनॉमिक्स को पढ़ने में आप लोग को दिक्कत होती है, बट अब नहीं होगी। लेकिन क्लास 12 की इकोनॉमिक्स को शुरू करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ना चाहिए था, बट आप लोगों ने उसे माइंड में नहीं रखा है। और यही कारण है कि इकोनॉमिक्स जो है आप लोग को थोड़ा दिक्कत करती है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले, क्लास 12 का स्टार्ट करने से पहले मैं 9th और 10th के कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोग को बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक आपको मैं समझाने वाला हूँ जो कि जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इकोनॉमिक्स आपका इजी हो जाएगा। मैं कंप्लीट किताब नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बस ऊपर ही ऊपर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आप लोग को जानना जरूरी है। मैं सिर्फ उन बातों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एक सीक्वेंस में यानी लगातार आप देखिएगा। जैसे जैसे मैं वीडियो डालूंगा वैसे वैसे हर एक वीडियो को आप जरूर अटेंड कीजिएगा और ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सएप वगैरह में आकर के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, स्टार्ट हम लोग 9 क्लास से करने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स को अलग जो कर दिया गया वो 9 क्लास से कर दिया गया। यहाँ पे अगर 9 क्लास का इकोनॉमिक्स को बात करें तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो पालमपुर गांव की कहानी। बहुत लंबा चौड़ा कहानी है जिसमें पालमपुर के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बताया गया, बट यहाँ पे हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। क्या क्या आपको ध्यान में रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये PDF बुक जो है आप ई पाठशाला में जा करके जितने भी बुक्स हैं, ठीक है, NCERT की या फिर JCERT की, ये आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। तो आप फ्री में जा करके इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग समझेंगे गैर कृषि कार्य। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है गैर कृषि कार्य। आपको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास में जितने भी क्रियाएं होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक कृषि और एक गैर कृषि। कृषि से कृषि के बारे में तो आपको पता ही है, जो भी खेती बाड़ी हो रही है, ठीक है, यानी ज़्यादातर प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके जो उत्पादन किया जा रहा है वो आपका कृषि के अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है गैर कृषि। जो कृषि कार्य नहीं है वो क्या आ जाएगा, गैर कृषि। अब गैर कृषि के अंतर्गत क्या आ सकती है, तो जैसे लघु निर्माण जो चीज़ें होती है, यानी जो फैक्ट्री वगैरह में कुछ बनाए जाते हैं वो सब हो गई, परिवहन वगैरह हो गया, या फिर दुकानदारी वगैरह हो गया, डॉक्टर लोग जो सेवाएं देते हैं, टीचर लोग का जो सेवाएं हैं, ये सब गैर कृषि कार्य में आते हैं। यानी जो कृषि कार्य नहीं है वो गैर कृषि कार्य में आते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग को जरूर याद रखना चाहिए। जो काम है उसको हम लोग इस तरह से बांट सकते हैं कि कुछ कार्य कृषि कार्य है और जो कृषि कार्य नहीं है वो गैर कृषि कार्य है। क्रिया मतलब क्या होती है, कामकाज होती है। तो ये चीज आप लोग को यहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है। आगे हम लोग यहाँ पे जो परिचित होंगे वो होंगे उत्पादन से, ठीक है। आपको बिल्कुल ये ध्यान होना चाहिए कि एक्चुअल में उत्पादन होती क्या है। तो ये आप लोग को माइंड में होना चाहिए, जो कि आप लोग शायद इतना ध्यान में सब चीज़ को रखते नहीं है, क्योंकि पीछे वाला क्लास का जो भी चीज़ें होती है उसे आप भूलते जाते हो, एग्जाम में पास हो जाते हो उसके बाद भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ा समस्या आपके लिए मतलब क्रिएट होती है, ठीक है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं या सेवाओं को उत्पादित करना जिनका हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। उत्पादन का एक्चुअल में उद्देश्य क्या होता है, तो ऐसे वस्तुएं या सेवाओं को उत्पादित करना होता है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, हम उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो हमें चाहिए होता है। अब डेली अगर हम लोग देखें तो हम लोग बहुत सारे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं या फिर हमारे काम में आती है, तो उन सब का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। आप उत्पादन को अलग अलग तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। उत्पादन जो आपका 12th क्लास में भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्पादन से आप क्या समझते हैं, तो 12th के लिए हम इसको अलग तरीका से डेफिनेशन देंगे। अभी भी सिर्फ आप बेसिक चीज़ों को समझते जाइए कि उत्पादन क्या है। तो हमारे जो आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं उनको उत्पादन करना ही उत्पादन कहलाता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं वो या तो वस्तु हो सकती है या तो सेवा हो सकती है। उत्पादन दो ही चीज़ का होता है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्पादन दो चीज़ का होता है। या तो हम लोग वस्तु का उत्पादन करते हैं या फिर हम लोग सेवा का उत्पादन करते हैं, ठीक है। वस्तु क्या होती है, तो जो भी भौतिक वस्तुएं जो कि हमें दिखती है, ठीक है, जो कि हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, माप तोल सकते हैं, ये सब भौतिक वस्तुएं होती हैं। जबकि सेवाएं क्या होती हैं, तो सेवाएं जो शिक्षकों के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है या फिर कोई डॉक्टर के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये सब होती है सेवाएं, ठीक है।
अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हो तो आप गाड़ी का प्रयोग करते हैं, कोई भाड़ा गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो है, या फिर बैंक का जो कार्य हो गया, ये सब सेवा के क्षेत्र में आती है। तो यहाँ पे उत्पादन दो चीज़ का हो रहा है हमारे अर्थव्यवस्था में, एक तो वस्तु का या फिर सेवा का उत्पादन हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो उत्पादन होती है ना, ठीक है, उनमें क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो फिलहाल तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को कुछ भाग में बांट दिया गया। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं? भूमि हो गई, श्रम हो गई, ठीक है, उसके बाद भौतिक पूंजी है। तो ये सब क्या है ना, उत्पादन के साधन है। अगर इसे हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो उत्पादन के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती है तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, ये सभी को हम लोग भूमि में ही लाते हैं। ठीक है, भूमि के अंतर्गत क्या आ जाएगी? प्राकृतिक संसाधन, जल, वन और खनिज, ये सब भूमि संसाधन के अंतर्गत आती है। दूसरा जो हमें आवश्यकता पड़ती है श्रम की होती है। श्रम क्या होता है? तो जो लोग काम करेंगे, उत्पादन प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, तो श्रमिक है ये लोग, तो श्रम की आवश्यकता होती है हमें। दूसरा, कुछ उत्पादन क्रिया में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, यही लोग श्रमिक कहलाते हैं, श्रम है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो तीसरी आवश्यकता आती है भौतिक पूंजी की। अब भौतिक पूंजी जो है वो क्या है, ये भी समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो भौतिक पूंजी में हम लोग यहाँ पे इसको बांट करके चल रहे हैं। कई तरह के सामान इसमें आते हैं, औजार, मशीन, भवन, ये भी भौतिक पूंजी है, लेकिन इसे हम लोग अस्थाई पूंजी के नाम से जानते हैं। कारण जो औजार होती है, मशीन होती है या भवन होती है, हम इसका प्रयोग लंबे समय तक करते हैं। ठीक है, किसान का हल से लेकर के परिष्कृत मशीन जैसे ट्रैक्टर, टरबाइन, ठीक है, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार, मशीन, भवन का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, बहुत लंबा समय तक इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको अस्थाई पूंजी कहते हैं। अस्थाई पूंजी आप लोग को समझ में आ गया होगा। उत्पादन के वे वस्तुएं जिनका हम लोग प्रयोग लंबा समय तक करते हैं, उसे हम लोग अस्थाई पूंजी कहते हैं। उसके बाद अस्थाई का उल्टा हो जाएगा अस्थाई, या फिर इसको हम लोग अलग नाम से जान सकते हैं, इसको हम लोग कार्यशील पूंजी कहते हैं। इसमें कच्चा माल, नगद मुद्रा, ये सब आती है। कहने का अर्थ है कि इसका जो प्रयोग होता है वो हम लोग लंबा समय तक नहीं करते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में खत्म हो जाती है। कच्चा माल आप लोग को समझ में आना चाहिए कि कच्चा माल क्या था। मुद्रा तो आप लोग को समझ में आ गया, नगद जो रकम होती है हमारे पास में। कच्चा माल क्या है? उत्पादन में हमें कुछ वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के हम लोग उत्पादन कर पाएंगे। जैसे अगर चीनी का अगर आपको उत्पादन करना है तो आपको गन्ना की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप आटा का उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब कच्चा माल है। उत्पादन में आपको ईंधन वगैरह की भी जरूरत पड़ती है, अब वो कोयला हो, तेल हो, ये सब भी कच्चा माल के अंतर्गत में रखते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा और भी बड़ा स्केल में इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इतना ही तक इकोनॉमिक्स सीमित नहीं है, बट प्रॉब्लम यही है छोटे छोटे चीज़ें हम लोग को पता नहीं होता है, इसीलिए जब हम लोग 12th क्लास में इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट जो चौथा आवश्यकता है उत्पादन के लिए वो है मानव पूंजी। ये सब 12th में भी है, पढ़ना है आपको। उत्पादन के साधन कौन कौन से है अभी मैंने आप लोग को बताया। हमें भूमि चाहिए होगी, श्रम चाहिए होगी, फिर पूंजी चाहिए होगी और मानव पूंजी चाहिए होगी। मानव पूंजी बहुत इम्पोर्टेंट है, अधिकांश लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, फिर भी यहाँ पर मैं आप लोग को एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मानव पूंजी एक्चुअल में होती क्या है। हमारे देश की जो गवर्नमेंट होती है वो
जनसंख्या में, यानी हमारे देश की जो जनसंख्या है उसे ट्रेंड करने के लिए, समाज में एक योग्य बनाने के लिए बहुत सारे खर्च करते हैं। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, अलग अलग ट्रेनिंगें दी जाती हैं, हमें शिक्षाएं दी जाती हैं। साथ ही साथ हमारे सेहत का भी ख्याल रखा जाता है, हॉस्पिटल वगैरह का निर्माण करवाया जाता है, ताकि मानव की जो बुद्धि है या उसकी स्किल्स है उसमें डेवलपमेंट हो सके, और जब वो योग्य हो जाए, काम करने के लायक हो जाए, तब गवर्नमेंट उसका प्रयोग कर सके। देश को हम ही लोग तो चला रहे हैं, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, उससे इनकम कर रहे हैं, वही इनकम देश का इनकम होता है। तो मानव संसाधन कौन है? तो मानव भी एक संसाधन है, यानी हम लोग भी एक संसाधन है। तो चीज़ें समझ में आ गई कि उत्पादन के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसे आप उत्पादन के कारक के भी नाम से जान सकते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, भूमि, श्रम, पूंजी, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग उत्पादन के कारक कहते हैं। उत्पादन के कारक यानी उत्पादन में जो हमें वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा इस सब में हम लोग और कुछ भी पढ़ने वाले नहीं हैं। आगे देखता हूँ कि अगर कुछ मिल जाए ऐसा जो कि आप लोग को समझाया जा सके तो मैं समझा दूंगा, नहीं तो 9th क्लास में इसमें मुझे लगता है कि इतना ही समझना था। तो बस इतनी सी छोटी सी बात थी 9th क्लास के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक एक करके इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट डाल दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इस बार ग्रेजुएशन के लिए भी जो है मैं इकोनॉमिक्स के कंटेंट आप लोगों के लिए उपलब्ध करा सकूं। तो इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।